रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस तक हो चुका है। आगे हम लोग को पढ़ना है मेटल का रिएक्शन साल्ट के साथ। तो नेक्स्ट सभी लोग हेडिंग बना लो, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ साल्ट। नंबरिंग बताना। एक, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ साल्ट। तो बस कंसेप्ट एक ही है कि मेटल साल्ट के साथ जब रिएक्शन करता है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी पढ़े हम लोग। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो अगर मेटल किसी साल्ट के साथ रिएक्शन करता है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि मेटल अगर साल्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद भी साल्ट बनेगा, लेकिन अनदर मेटल का साल्ट बनेगा। जो मेटल पहले था वो मेटल हट जाएगा और उसके जगह पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट वाला मेटल आ जाएगा। यानी कि अगर मेटल रिएक्शन करेगा साल्ट के साथ तो रिएक्शन करने के बाद साल्ट ही बनेगा, लेकिन अनदर मेटल का साल्ट बनेगा। साल्ट ऑफ अनदर मेटल प्लस अदर मेटल, और अकेला बचेगा अलग प्रकार का मेटल। इस एग्जाम्पल को लिखने के लिए हम लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज का जरूरत पड़ेगा। ऑलरेडी हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में ही। जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया गया था तो कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव होगा, ये रिएक्टिविटी पता लगाने के लिए एक सीरीज पढ़ा गया था। उस सीरीज को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से ही हम लोग इसमें रिएक्शन फर्दर करा पाएंगे। क्या है रिएक्टिविटी सीरीज, कैसे होता है रिएक्टिविटी सीरीज? तो रिएक्टिविटी सीरीज में हम बताए थे कि सबसे पहले होता है इसको लिखना चाहिए एक्चुअली वर्टिकली, लेकिन वर्टिकली लिखने से पूरा बोर्ड का स्पेस कवर हो जाएगा, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ग्रेटर और स्मॉलर का सिंबल दे रहे हैं। ये ग्रेटर और स्मॉलर का सिंबल दिया गया है कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है उसके लिए। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Fe, S10, Pd, हाइड्रोजन के बाद क्या था? कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और लास्ट में था प्लेटिनम। ये है रिएक्टिविटी सीरीज। इसी सीरीज की मदद से हम लोग ये पता लगाएंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। अब बोलो। कैल्शियम सोडियम से पहले दिया होता है, प्लेटिनम गोल्ड के पहले। देखो अभी हम लोग ये समझते हैं और शायद तुम लोग जानते भी होंगे कि एनसीईआरटी बुक कभी गलत नहीं लिखता है। मैंने जनरल केस में दो ही बुक कभी गलत नहीं है, मैंने एक भी वर्ड हम गलत नहीं देखे। या पहले था लेकिन अब वो करेक्शन कर दिया गया है। एक जो फिजिक्स का एच.सी. वर्मा बुक होता है वो मैंने एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस और एक एक आंसर सही दिया हुआ है एच.सी. वर्मा बुक में। और एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसा ही बात है, एक एक सेंटेंस और एक एक जो क्वेश्चन है
क्वेश्चन का जो आंसर दिया है, खास करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर, वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, कोई गलत नहीं है। तो एनसीईआरटी के अनुसार यही रिएक्टिविटी सीरीज होता है ना। तुम्हारे पास बुक होगा, तुम मिला सकते हो। एनसीईआरटी के अनुसार से यही रिएक्टिविटी सीरीज होता है, इसीलिए हम इसको सही मानते हैं। रहा बात कि अलग बुक में ऐसा क्यों देता है, तो देखो उसके पीछे भी कारण होता है। जैसे मान लिया जाए कि एनसीईआरटी का जो बुक लिखा गया वो सपोज HCl के साथ रिएक्शन करवा करके लिखा गया, एक मतलब हम बता रहे हैं, क्यों गलत हो जाता है इसका कारण हम बता रहे हैं। मैंने रियलिटी में गलती नहीं लिखा हुआ है। जैसे एनसीईआरटी का जो राइटर है, मान लिया जाए कि रिएक्टिविटी सीरीज बनाया HCl के साथ रिएक्शन करवा कर, ठीक। दूसरे बुक का जो ऑथर है वो मान लो HNO3 के साथ रिएक्शन करके रिएक्टिविटी सीरीज बनाया, हो सकता है एक आध एलिमेंट का रिएक्टिविटी सीरीज यहां वहां पलट जाए। इसी वजह से किसी बुक में कैल्शियम को पहले, किसी बुक में बाद में दिया रहता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग प्रीफर करेंगे एनसीईआरटी के बुक को, इसलिए प्रीफर करेंगे, उसके पीछे भी कारण बता रहे हैं। क्योंकि बोर्ड में जो कॉपी चेक होता है ना, उसके लिए हम लोगों को एक मिलता है मार्किंग स्कीम चेक करने के लिए। मान लो कि हम एक टीचर हैं जो साइंस पढ़ाते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो हम जब बोर्ड में कॉपी चेक करने जाते हैं तो हमको सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री चेक नहीं करना होता है, हमको बायोलॉजी भी चेक करना होता है। अभी बताओ कि बायोलॉजी का हमको कितना नॉलेज होगा, नहीं नॉलेज है। उसी तरह से बायोलॉजी के टीचर को भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं होता है। अगर बायोलॉजी का भी टीचर अगर जाता है ना कॉपी चेक करने के लिए बोर्ड में, तो उसको भी पूरा ही चेक करना पड़ता है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी। तो इसीलिए बोर्ड उसके लिए एक प्रावधान निकाला, उसके लिए एक नियम यह है कि मार्किंग स्कीम देता है बोर्ड। मार्किंग स्कीम में एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखा रहता है, और कितना लिखेगा तो आधा नंबर देना है, कितना लिखेगा कि 1 नंबर देना है। ये एनसीईआरटी के बुक से बिल्कुल मैच करता है, एकदम लाइन टू लाइन, ठीक है ना। तो इसी वजह से एनसीईआरटी को ही हम लोग प्रीफर करेंगे। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसको सही मान करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरे बुक का चिंता नहीं करना है, खास करके ये सब चीजों में, ठीक है ना। तो इसीलिए एनसीईआरटी के अनुसार ये सही रिएक्टिविटी सीरीज है, तो इसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन दूसरे बुक में कोई आगे कोई पीछे दिया रहता है, उसका कारण हम बता दिए तुम लोग को कि क्यों दिया रहता है। लेकिन हम लोग प्रीफर करेंगे, मतलब 10th स्टैंडर्ड तक प्रीफर हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक को ही, ये सब मामले में खास कर एनसीईआरटी में लिख दिया मैंने, वो सही हम लोग मानेंगे। ये चीज 11th-12th में नहीं होता है, कारण है उसके पीछे। जैसे मान लो कि हम एक 11th-12th के टीचर हैं, कॉपी चेक करने के लिए आया फिजिक्स का सपोज, तो फिजिक्स का कॉपी चेक करने के लिए आया तो उसी कॉपी में केमिस्ट्री तो रहेगा नहीं ना, उस कॉपी में बायोलॉजी रहेगा। तो हम जिस सब्जेक्ट के टीचर है हमको वही कॉपी चेक करना है। लेकिन 10th स्टैंडर्ड तक ये चीज नहीं होता है। जैसे तुम लोग को हम इसलिए बता दे रहे हैं क्लियर कट, किसी किसी में होता है कि स्टूडेंट बहुत अच्छा है पढ़ने में, लेकिन मार्क्स उसको कट गया। कटने के पीछे रीजन यही होता है, उसका कॉपी हो सकता है बायोलॉजी वाला टीचर चेक किया हो सकता है कि बायोलॉजी में मार्क्स कट गया हो तो उसका कॉपी फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर चेक किया। रीजन ये होता है नंबर कटने का, ठीक है। और बहुत कम ही टीचर ऐसे हो सब्जेक्ट में बराबर बराबर कमांड होता है, ठीक है। हम इवन ये कह रहे हैं कि मतलब डीएवी और भी जो स्कूल है उसमें भी पढ़ाने वाले टीचर पढ़ाते होंगे शायद तुम लोग को तीनों सब्जेक्ट, कोई टीचर में भी, लेकिन तीनों सब्जेक्ट का बराबर कमांड उनको नहीं होगा। तुम लोग भी शायद इस बात को फील किए हो, किसी सब्जेक्ट पर ज्यादा कमांड होगा, किसी सब्जेक्ट पर कम कमांड होता है। और ऑब्वियस है कि होता ही है, क्योंकि फिजिक्स एक बहुत वास्ट सिलेबस है, केमिस्ट्री भी एक वास्ट सिलेबस है, बायोलॉजी भी एक वास्ट सिलेबस है। तो तीनों सब्जेक्ट को एक पर्सन को बराबर बराबर कमांड कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं होता है।
वो फील किए होंगे अपने अपने स्कूल में, अगर पढ़ाते होंगे तो एक टीचर अगर तीनों सब्जेक्ट से फील तुम लोग कर सकता है, किया होगा शायद तुम लोग के पास, ठीक है। खैर तो ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी को ही हम लोग फॉलो करेंगे बोर्ड लेवल के अनुसार से, ठीक है ना। तो ये हो गया रिएक्टिविटी सीरीज। इसी रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर हम लोग ये पता लगाते हैं कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, और इसी के बेसिस पर ऊपर जो लिखा हुआ मदर इक्वेशन है उसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेटल के जगह पर सपोज सोडियम मेटल लिख दिया गया, सॉरी पोटेशियम मेटल लिख दिया गया, मेटल के जगह पे सपोज पोटेशियम मेटल लिख दिया गया, और साल्ट के जगह पे सपोज MgCl2 लिख दिया गया। तो हम लोग इसमें चेक करते हैं कि ये पोटेशियम और ये मैग्नीशियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम से, मतलब पोटेशियम का रिएक्शन करने का क्षमता ज्यादा है। तो अगर इस पोटेशियम का रिएक्टिविटी ज्यादा है, पोटेशियम इज मोर पावरफुल देन मैग्नीशियम, so we can say that potassium can displace the magnesium। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पोटेशियम इस मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगा और इस मैग्नीशियम के जगह पर पोटेशियम जाकर के बैठ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो अगर यहाँ पर पोटेशियम आ जाएगा तो KCl2 हम लोग नहीं बनाएंगे। हम पहले भी बोले थे, पिछले क्लास में बात बोले थे कि जो प्रोडक्ट बनाना होता है वो रिएक्टेंट के अनुसार से हम लोग प्रोडक्ट नहीं बनाते, वैलेंसी इंटरचेंज करके हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, है कि नहीं। तो वैलेंसी पोटेशियम का भी 1 है और क्लोरीन का भी 1। तो 1 वैलेंसी इसके पास चला जाएगा और इसका वाला जो 1 वैलेंसी है वो इसके पास आ जाएगा। और सब लोग जानता है कि 1 को हम लोग लिखते नहीं, वो छिपा हुआ होता है, तो 1 को हम लोग यहां से हटा देंगे तो बन जाएगा KCl। तो दिक्कत कौन सा मेटल अकेला बच गया? मैग्नीशियम, तो Mg लिख दिया। देखो तो ये मदर इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है। लिखा हुआ साल्ट ऑफ अनदर मेटल, पहले साल्ट किस मेटल का था, अब ये साल्ट बना किस मेटल का, तो दूसरे मेटल का साल्ट बन गया ना ये, इसलिए लिखा हुआ साल्ट ऑफ अनदर मेटल। एनी प्रॉब्लम? जो मेटल यहाँ पर अकेला है उससे बिल्कुल डिफरेंट मेटल यहाँ पर अकेला होगा। कौन सा मेटल यहाँ पर अकेला है? यहाँ पर कौन सा मेटल अकेला है? तो मेटल बदल गया कि मेटल वही रहा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अदर मेटल। क्या मदर इक्वेशन सबको समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, Fe प्लस CuSO4, तो Fe और कॉपर में Fe जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। Fe देख सकते हो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है और कॉपर देखो यहाँ पर बाद में लिखा हुआ है। तो Fe जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो Fe का अगर रिएक्टिविटी ज्यादा है तो ये Fe इस कॉपर को हटा देगा और इस कॉपर के जगह पर Fe आकर के खुद बैठ जाएगा, तो बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। कोई दिक्कत? इसके बाद 9th नंबर रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ साल्ट, सॉरी साल्ट तो हो गया, वाटर। मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। बच्चों ध्यान देना, वाटर टोटल 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। तो वाटर अगर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको आइस बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर आइस का फॉर्मूला लिखना हुआ तो फॉर्मूला इसका H2O ही होगा, बस बगल में H लिख देंगे क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होता है इसलिए। ये हो गया वाटर का फॉर्मूला। कोई प्रॉब्लम? दूसरा होता है वाटर लिक्विड फॉर्म में, तो उसका नाम हम लोग वाटर ही कहते हैं। इसका फॉर्मूला होगा H2O लिक्विड फॉर्म में L। और तीसरा होता है गैसियस फॉर्म में, जिसको स्टीम या वाटर वेपर भी कहते हैं। फॉर्मूला इसका होगा
H2O जी गैसियस फॉर्म में। बोलो कोई प्रॉब्लम? अगर हम लोग पहले मदर इक्वेशन देख लेते हैं। तो कहता है कि अगर मेटल आइस के साथ रिएक्शन करेगा तो कभी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ठीक, अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा मतलब किस स्टेट में, तो फॉर्मेशन होगा मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। मेटल अगर रिएक्शन करेगा स्टीम के साथ मतलब गैसियस फॉर्म में है अभी, है ना, तो ये बनता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो कोई भी मेटल लेंगे, पोटेशियम मेटल ले ले या मैग्नीशियम मेटल ले ले या आयरन ले ले या कोई भी ले लें, तो अगर आइस के साथ वो मेटल रिएक्शन करेगा तो कभी रिएक्शन नहीं होगा। दिमाग नहीं लगाना है, लिख देंगे नो रिएक्शन। लेकिन अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्शन किया मतलब लिक्विड स्टेट के साथ रिएक्शन किया तो बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, और मेटल अगर स्टीम के साथ रिएक्शन किया तो बनता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। रहा अब एग्जाम्पल का बात। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं। सबसे पहले आइस के केस में कोई भी मेटल ले लें, सपोज कैल्शियम मेटल ले लिए, आइस के साथ रिएक्शन करवा दिए मतलब H2O, सॉलिड फॉर्म के साथ रिएक्शन करवा दिए, क्या लिख देंगे यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे नो रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोई दूसरा मेटल ले लें, मान लेते हैं कि कोई भी जिंक ले लेते हैं और H2O सॉलिड फॉर्म के साथ वो रिएक्शन किया मतलब आइस के साथ रिएक्शन किया तो रिएक्शन नहीं होगा, लिख देंगे नो रिएक्शन। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, बता रहे हैं, बोर्ड भर चुका है, स्क्रीनशॉट पहले एक बार ऑनलाइन वाले लोग ले लेंगे और तुम लोग इसको नोट कर लो। पोटासियम है, मान लिया यही डिस्प्लेस करेगा, यही सुन लो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन क्यों लिखें। बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है वो नेसेंट फॉर्म में रहता है, वो इंडिकेट करने के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लिखने का मकसद नेसेंट फॉर्म दिखलाना नहीं है। जितना भी सारा एलिमेंट है वो सब मेटल है, टोटल, प्लेटिनम भी, सिल्वर भी, कैल्शियम भी, टोटल। बस यहाँ पे डिफरेंट है हाइड्रोजन क्योंकि वो नॉन मेटल होता है, तो डिफरेंट दिखलाने के लिए यहाँ पर हम इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, और कोई इसमें डिफरेंट रीजन नहीं है। नोट कर लो और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पूरा चैप्टर का निचोड़ है। केमिस्ट्री का सबसे बड़ा निचोड़ है जी, पता नहीं चले पढ़ा दिए हैं। तो आगे अभिषेक सर जितना टॉप पढ़ा दिए हैं ना उतना टॉप अभी पढ़ाने में सर पढ़ा देंगे। यूट्यूब पर अलग तरह से पढ़ाया जाता है, उनका पढ़ाने का अलग शैली है सबका, बात नहीं है, कंपेरिजन सर से कर ले, लेकिन पढ़ाने का उनका है। अच्छा चलो।
चुप रहा तो तू, पता नहीं चलेगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड मोर रिएक्टिव मेटल इज डिस्प्लेस्ड इनटू लेस रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज देख लीजिए कौन मोर है। पोटासियम जैसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, जैसे सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और पोटासियम उससे कम रिएक्टिव मेटल है। कम रिएक्टिविटी सबसे मोर रिएक्टिव है तब सोडियम सर जी, सोडियम। और पोटासियम नहीं है, पोटासियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। नहीं जाना ही तो थोड़ा पढ़ा दे तो हम पढ़ ले, लेकिन हम जाने तो नहीं। ध्यान में हमको था कि लगा सोडियम से पहले ही सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है पोटासियम से। तो हर एक जैसे ये उंगली है, जैसे ये उंगली है, ये ऐसे उंगली का मार देगा चाटा, ये उंगली है, ये उंगली के चाटा मार के हटा देगा। हाँ, ये उंगली लेकिन हमारा उल्टा पलटा सिखाइले। ध्यान जैसे हुआ देखेंगे तब ना। यही कहा जाता है, नहीं जानकारी में महिलो चटेले चला है सबके। वो कल कभी मिस्टेक देखे नहीं ना कि रिएक्टिविटी सीरीज में। हाँ लेकिन दे दीजिए हमको। अरे चुप रहा तो भाई तो कर रहा ना बढ़िया भाई करना तो हमारा बेकार लगा था। चुप रहा तो जरा थोड़ा देर रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें मत बोलिए जी। हाँ जी रिकॉर्ड हो रहा है। हो गया पूरा कंप्लीट एकदम पूरा चैप्टर आज ऐसे कंप्लीट है नहीं चैप्टर हमरा लिए पढ़बो बे। अभिषेक सर से ज्यादा कोई बढ़िया बता पढ़ लेबे केहू। अभिषेक सर। अच्छा जगलाल हाँ जगलाल तो कौन सी कहानी आज जगलाल थोड़ा ज्यादा लेकिन सीख जो एक साल में रह गई ना, थोड़ा ज्यादा सीख दिए कहीं भी रह दिए। टेंशन हम तो हट जाए ना कि बोका का बता रहे हैं ऐसे है, पढ़ो यार ऐसे करो उससे तो टेंशन मुक्त हो जाएंगे ना। कम से कम भैंस को सूर्य भैंस को हाँकने के लिए तो ना मिलेगा, कह रहे इधर जा रहा है इधर फोन में आ रहा है सामने करो कूलिंग करो। आपने ऐसे ठोकत रहे वो हमारा रिकॉर्ड होता है। मेरा ऐसे रिकॉर्ड होता है। हो गया। फोन लिखाओ छोड़ बेटा ने लिखाओ धीरे धीरे। सब भाई है बेटा बोल तो बेकार है तो नॉलेज है पहले उससे ज़्यादा। हाँ हम शिक्षक उससे ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं, जो हमसे ज़्यादा जानकारी है तो चलो तो इरेज करके आगे बढ़े। तो इस सेकेंड पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं कि मेटल का रिएक्शन लिक्विड वाटर के साथ होगा तो क्या बनेगा और कैसे रिएक्शन करवाएंगे। और हम बोले थे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कहे थे क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शन होता है, उसको ध्यान रखना पड़ता है एक्सेप्शन को। चलो देखो नेक्स्ट एग्जांपल लिखने जा रहे हैं किसका, मेटल प्लस वाटर बनेगा क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो एग्जांपल में मान लिया जाए कि मेटल के जगह पे सोडियम मेटल ले लिए और वाटर मतलब H2O जो लिक्विड फॉर्म में है इसके साथ ये रिएक्शन किया तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड
ये हम तोड़ के बताएंगे कैसे। NaOH प्लस H2 गैस बन करके ये इवॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल कि अगर मेटल के जगह पे कैल्शियम मेटल ले लिए और वो लिक्विड वाटर के साथ रिएक्शन किया तो बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ये गैस बन करके उड़ जाएगा। एक्सेप्शन उसको नोट बना करके लिख रहे हैं। पहला नोट ये है कि मैग्नीशियम मेटल, ध्यान दो, मैग्नीशियम मेटल जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, हॉट वाटर के साथ वो रिएक्शन करता है। वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है उसमें भी दो तरह का वाटर हो सकता है, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। तो दिक्कत, वाटर अगर मान लेते हैं कि रूम टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पर है तो कोल्ड वाटर कहलाएगा, और रूम टेम्परेचर अगर मान लो 27 डिग्री सेल्सियस को मानते हैं और वाटर मान लो 7 डिग्री सेल्सियस पर है, इसको हम लोग हॉट वाटर कहेंगे। तो दिक्कत, तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है लेकिन हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। बच्चों ध्यान देना, हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्शन किया, बना क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना वो फ्लोट करने लगता है पानी के ऊपर। क्यों फ्लोट करता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब बना, जैसे मान लो कि ये मार्कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस जाकर के चिपक जाता है। तो दिक्कत, और हाइड्रोजन गैस जाकर के चिपक जाने के कारण ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बना कब, जब हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्शन किया तब। तो ये कह रहे हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी के ऊपर तैरने लगता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सरफेस पे, ये मान लो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, समझाने के लिए हम बात बोल रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सपोज है ये, तो इसके आउटर सरफेस पर हाइड्रोजन गैस जो बबल फॉर्म में था वो जाकर के इसमें चिपक गया, और हाइड्रोजन गैस बबल फॉर्म में इसमें चिपकने के कारण ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है। कोई दिक्कत, जैसे कोई एक पर्सन अपने शरीर में ट्यूब पहन लिया और नदी में कूद गया, क्या वो पर्सन नदी में डूबेगा? नहीं डूबेगा। तो कुछ वैसा ही चीज वहां पर भी होगा, ठीक है ना। तो नोट नंबर पहला ये बोल रहे हैं कि Mg प्लस H2O कोल्ड, ठीक, क्या होगा, नो रिएक्शन, बट Mg प्लस H2O हॉट, बोलो, MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस बन करके इवॉल्व होगा। लैंग्वेज कुछ नहीं लिखे हैं, सिर्फ रिएक्शन लिखे हैं। कोई दिक्कत हुआ किसी को? नहीं। चलो आगे, सेकेंड नोट। सेकेंड नोट ये है, तीन मेटल एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, नाम याद रहा? कौन कौन? एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है और ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। तो दिक्कत,
वाटर कोल्ड वाटर हॉट वाटर nor react with hot water. ठीक है, बट big metals can react with steam. सिर्फ स्टीम के साथ ही रिएक्शन कर सकता है, और बता चुके हैं स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। चलो ये हो गया इसका एग्जाम्पल और एक्सेप्शन। नेक्स्ट अब अगला लिखने जा रहे हैं कि मेटल जब स्टीम के साथ रिएक्शन किया तो बनता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका तो कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन से बिलो वाला जो मेटल है, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब किसी स्टेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है ना। अगर हम एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें तो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है लीड और गोल्ड और एक और मेटल शायद कोई दिया हुआ है, ये किसी स्टेट के साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक है ना, मैंने लीड से ही शुरू हो जाता है, वो नहीं रिएक्शन करने वाला। चलो तो इसका एग्जांपल लिखते हैं। मेटल के जगह पर सोडियम मेटल ले लिए, स्टीम का फॉर्मूला H2O गैस के फॉर्म में बन जाएगा, बोलो Na2O प्लस H2 गैस बन करके इवॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान देना बच्चों, Fe प्लस H2O गैस के फॉर्म में स्टार लगा दे रहे हैं, बनता है Fe3O4 प्लस H2 गैस बनकर के इवॉल्व हो जाएगा। सवाल उठता है इसमें स्टार क्यों लगाए? स्टार लगाए हैं इसके कारण से, ये वैलेंसी इंटरचेंज करने के कारण से देख लो नहीं बना हुआ है। आयरन का वैलेंसी 2 या 3 होता है, तो ऑक्सीजन के नीचे या तो 2 होना चाहिए, नहीं तो 3 होना चाहिए। 2 और 3 है, डिफरेंट है उसके अलावा, तो वैलेंसी इंटरचेंज होने के कारण से नहीं बना है, इसीलिए इसमें हम स्टार लगाए हैं। मैंने यही तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक, नाम इसका होगा भाई आयरन ऑक्साइड है, नाम इसका कोई अलग नहीं होगा, आयरन ऑक्साइड ही इसका नाम होगा, या इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इसी का नाम होता है। अगर तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाए थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अभी जस्ट चैप्टर वो खत्म हुआ है, उसमें अगर तुम मैग्नेट का हिस्ट्री पढ़ोगे तो मैग्नेटाइट से बनता है, और मैग्नेटाइट का ही फॉर्मूला होता है Fe3O4। ठीक है ना, लिख दे रहे हैं इसका नाम मैग्नेटाइट। नेक्स्ट एग्जांपल, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन किया, H2O गैस के फॉर्म में बनेगा Al2O3, इसमें वैलेंसी इंटरचेंज है, प्लस H2 गैस बनकर के ये इवॉल्व हो जाएगा। ठीक, नोट इसमें क्या बोले हैं, हाइड्रोजन बिलो मेटल एलिमेंट इंक्लूडिंग लीड, हाइड्रोजन बिलो मेटल इंक्लूडिंग लीड डू नॉट react with
खोल दीजिए।